हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की वीडियो लेके आई हूँ और साथ ही आप इन वीडियोस को देख के मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी इन वीडियोस को देखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया होता है, तो शायद हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो। ना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सारे अल्फ़ाबेटिक नंबर आते हैं। अल्फ़ाबेटिक नंबर जैसे ABCDEF XYZ, जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर होते हैं इन सभी को हम चर संख्याएं बोलते हैं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सारी काउंटिंग्स आती हैं। काउंटिंग्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 800 200 1000 2000, जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं उनको हम अचर संख्याएं बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे चर संख्याएं होती हैं, चर संख्याएं में सारी लिमिट होती है। इनमें अल्फ़ाबेटिक जितने भी नंबर होते हैं ये एक लिमिटेशन होती है इनकी। जैसे 26 लेटर्स होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी 26 लेटर्स होते हैं इनको हम चर संख्याएं बोलते हैं। और अचर संख्याएं यानी कि जितने भी अनंत तक होती है, यानी कि आ से अचर और आ से अनंत, आ से अचर और आ से अनंत, जितनी भी अनंत संख्याएं होती हैं 1 2 3 ये सारी अनंत तक होती हैं। तो आ से अचर और आ से अनंत, अनंत वाले जितनी संख्याएं होती हैं इनको हम अचर बोलते हैं। इस तरह से हम चर और अचर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लस माइनस वाले जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं, माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस बनता है। जैसे -2 की गुणा हम -2 से करते हैं तो 4 बनता है। माइनस माइनस प्लस, अगर हम यहाँ पर प्लस को ना भी लिखें तो भी सही है और लिख देते हैं तो भी सही है। यानी माइनस माइनस प्लस, तो 2 की गुणा 2 से किया तो 4, और माइनस माइनस प्लस, साइन आ गया प्लस का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो आता है माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। अब हम यहाँ देखते हैं कि -2 की गुणा हम +2 से करते हैं तो माइनस का 4 बनता है। जैसे प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुणा 2 से किया, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ये तो था मल्टीपल में, यानी कि गुणा में। इसके बाद हम देखते हैं प्लस में क्या होता है, माइनस और प्लस और माइनस। तो हम यहाँ देखते हैं माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, माइनस का 2 हमने ऐसे ही लिखा माइनस का 2, और प्लस माइनस माइनस, और 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस का 2 और माइनस का 4, यहाँ पर गुणा तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 4 प्लस हो गया, यानी कि 2 और 4 6 हो गया, लेकिन साइन आएगा माइनस का। माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि माइनस प्लस प्लस, तो माइनस का 2, जैसे हम देखते हैं कि माइनस का 2 प्लस 4, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हुआ, लेकिन नहीं, प्लस माइनस माइनस ही होता है। प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। तो माइनस का 2 और प्लस का 4 में अगर हम देखते हैं तो माइनस हम करेंगे, 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन प्लस का आया। प्लस का क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में हम देखते हैं कि 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। 4 बड़ा है, यानी कि जो डिजिट बड़ी होती है उसके साथ जो साइन होता है ये साइन प्लस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया। वैसे अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस किया, 4 में से 2 गया 2, लेकिन जो साइन आएगा वो बड़ी वाली डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पर बड़ी वाली डिजिट प्लस दी हुई है इसलिए यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। अब जैसे हम नीचे देखते हैं कि -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन जो आएगा बड़ी वाली डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पर बड़ी वाली डिजिट 4 दिया हुआ है, तो इसलिए बड़ी वाली डिजिट 4 है और 4 के साथ माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 2 गया 2 आ गया,
और जो साइन आएगा वो बड़ी वाली डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, और बड़ी वाली डिजिट हमें क्या दी हुई है, माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक, हम इसमें चर और अचर संख्या क्लियर कर चुके हैं और प्लस माइनस का साइन भी हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ संख्याएं देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। शायद आप इसके बारे में जानते हो, अब आप 10th क्लास में हैं, आप लास्ट ईयर पढ़ चुके होंगे। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके यहाँ तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो प्राकृतिक या नेचुरल नंबर होते हैं उनमें 0 नहीं होता है, उसमें 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। जो पूर्णांक होता है यानी कि इसको इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, इसमें सारी संख्या आ जाती है, यानी कि सारी डिजिट आ जाती है, 0 भी, 1 भी, प्लस वाली डिजिट भी आती है और माइनस वाली डिजिट भी आती है। इसमें हमें एक लाइन बनानी होती है जिसको हम डिजिट लाइन भी बोल सकते हैं। डिजिट लाइन यानी कि इस डिजिट लाइन इसको हम डिजिट लाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 रहेगा, मिडल में 0 रहेगा, और मिडल में 0 है तो इसकी साइड में इधर आएगा 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस हम लिख भी सकते हैं और प्लस हम नहीं भी लिख सकते। किसी भी डिजिट को अगर हम दर्शाते हैं तो अगर हम वो माइनस में है तो हमें माइनस लिखना होगा, अगर उसके साथ माइनस नहीं है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस लिख भी सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं प्लस में होंगी, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और एंड ऑन तक। और 0 के इधर जो संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस डिजिट लाइन में सबसे बड़ी संख्या इधर की साइड की होगी। जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो माइनस है और प्लस है तो इसमें प्लस की संख्याएं सबसे बड़ी होंगी और माइनस की संख्याएं सबसे छोटी होंगी। अब प्लस की संख्याओं में हम देखते हैं कि 1 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि 2 ही बड़ा होगा, यानी कि 2 प्लस का भी है और प्लस का 1 भी है तो 2 बड़ा होगा। और 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो अब बताइए इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 होगी। ठीक, इधर का हम समझ चुके हैं। अब हम इधर का देखते हैं। इधर आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे इधर को होता जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ा है, 0 बड़ा हुआ, -1 और 0 में 0 बड़ा हुआ, और 0 और 1 में 1 बड़ा हुआ। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि -1 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा। तो ये माइनस की डिजिट है। प्लस की डिजिट में अगर हम देखते हैं कि 1 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा, तो प्लस की डिजिट में तो 2 बड़ा होगा, नॉर्मल सा है ये तो आपको पता होगा। इसमें 2 बड़ा होगा, लेकिन माइनस का अगर हम देखते हैं तो माइनस में इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और जो संख्या बड़ी होती है उसको छोटा माना जाता है। जैसे -1 तो -2, -1 और -2 में -1 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। अगर हम -2 और -3 में देखते हैं तो -2 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। -3 और -4 में देखते हैं तो -3 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। ऐसे ही इधर को होता जाएगा। लेकिन प्लस में तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, लेकिन माइनस में ध्यान रखना होता है कि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है उसको हम छोटा मानते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसको हम बड़ा मानते हैं। ये आपका क्लियर हो चुका। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है। पूर्ण संख्याएं में सारी प्राकृतिक संख्याएं तो होती ही हैं, लेकिन इसमें एक 0 ऐड हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि इसमें 0 ऐड हो जाता है। और प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। जैसा कि अब हम इस अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अपनी 10th क्लास के सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि परिमेय संख्याएं के ऊपर पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो अपॉन में दी होती है, यानी कि x/y, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं x/y। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, हमें देखना होता है कि जो y होगा वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर हम किसी भी 0 है, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं ये 4 है और ये 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 2 को 2 से
4 को डिवाइड करना होगा और 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 और यहाँ बन जाएगा 0। लेकिन अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो 0 की तो कोई टेबल या पहाड़ा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और एक शर्त इसमें ये दी होनी चाहिए कि जो y की वैल्यू होगी वो x से बड़ी होगी, यानी कि ये तो होता है अंश और ये होता है हर, यानी कि हर जो होगा वो अंश से हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसमें हम देखते हैं कि 1/2 यानी कि 1/2। यहाँ पर ये तो हुआ y और ये हुआ x, यानी कि y बड़ा है। इसका चिन्ह होता है ग्रेटर देन, और ये जो इधर को होता है वो होता है लेस देन। इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन यानी कि जिसकी साइड को मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये मुंह खुला हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको, ये मुंह खुला हुआ है, यानी कि मुंह खुला हुआ है तो इधर की डिजिट बड़ी होगी, और यहाँ पर मुंह बंद हो चुका है इसका, तो ये वाली डिजिट छोटी होगी, यानी कि इन दोनों में ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं a लेस देन b, तो इसमें आप बताइए बड़ा कौन सा होगा? इसमें बड़ा b होगा और a छोटा होगा। क्योंकि b की साइड को मुंह खुला हुआ है, इसलिए b बड़ा होगा और a छोटा होगा। इसलिए देखो, अगर आप देख सकते हैं कि 4 और 2, अगर हम 2 को छोटा रख दें तो ये तो कट जाएगा, 2 से हमने इसको काट दिया, तो अब ये परिमेय संख्या नहीं हुई ना, ये तो प्राकृतिक या पूर्णांक हुआ 2। लेकिन हम यहाँ पर परिमेय संख्या को पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या रखने के लिए ये बड़ा होना चाहिए नीचे वाला, अगर यानी कि हर अगर छोटा होता है तो कट जाएगा और बड़ा होगा तो नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तभी एक परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, आप इस सब को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मली हम कुछ देख लेते हैं ऐसे कि रेखिक पद क्या होता है। रेखिक पद जैसे 2x वाला पद हो गया, यानी कि यहाँ पर हम बीजगणित पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपको x y की टर्म आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कि रेखिक पद क्या होता है। जैसे 2x हुआ, ये एक रेखिक पद है। 3x हुआ, ये भी एक टर्म हुई, यानी कि 3x ये भी एक रेखिक पद है। 4x ये भी। 5y होता, x की जगह y होता, या x की जगह c होता, a होता, b होता, तब भी इसको रेखिक पद कह सकते हैं। x तो इसको हम मान लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी हम इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको मान सकते हैं। अब देखिए, एक तो होता है रेखिक पद जिसको आप देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद यानी कि 2x + 5, यानी कि ये जो टर्म दी हुई है इसके साथ हम एक डिजिट ऐड कर दें, यानी कि 2x। जैसा कि हम देख चुके हैं कि रेखिक बहुपद मतलब 2x + 5, यानी कि ये पूरा रेखिक बहुपद हुआ। 3x + 6 और 4x + 7, यानी कि रेखिक पद में अगर हम प्लस या माइनस करके कोई भी डिजिट लिख देते हैं तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5 की टर्म, 3x + 6 की टर्म, 4x + 7 की ये जो टर्म है ये रेखिक बहुपद कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है और त्रिघात समीकरण कौन सी होती है। द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें इस तरह की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन या समीकरण दी होती है तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे 4x² + 2x + 5, आप पहले भी 9th क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे कि 4x² + 2x + 5, यहाँ पर जो x की जो पावर दी हुई है वो 2 दी हुई है, तो इसको हम x की पावर 2 को हम पढ़ते हैं कि x की घात 2, या पढ़ सकते हैं x²। तो इस वाली फॉर्म को अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में मिलती है तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्वि मतलब 2, घात मतलब 2 घात की समीकरण। 2 घात की समीकरण है, ये भी 2 घात की समीकरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिघात की समीकरण कौन सी होती है। त्रिघात समीकरण जैसे x की घात 3, या हम इसको पढ़ सकते हैं कि x³ x की घात 3 को हम पढ़ सकते हैं x³ + 2x² + 3x + 1। अगर कोई भी इक्वेशन या समीकरण इस फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको पढ़ सकते हैं कि ये त्रिघातीय समीकरण है। और अगर हम इसमें से x² को हटा दें, x² मान लो हम इसको हटा दे, x³ को हम हटा देते हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन बचती हैं। कौन कौन सी? एक तो 2x² + 3x + 1, और नीचे दी हुई है 4x² + 2x + 5। तो अब ये द्विघात समीकरण हो जाती है।
क्यों? क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट वाली टर्म को हटा दिया है। और अगर हम इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब तो ये हमारी त्रिघात समीकरण हो जाती है। ठीक, अब आप द्विघात समीकरण भी पढ़ चुके हैं, त्रिघात समीकरण भी पढ़ चुके हैं। इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछेगा भी तो, लेकिन नॉर्मली हमको उसको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं और त्रिघात समीकरण किसको बोलते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज देती हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 3 ही हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सिलेबस में जितना भी अलजेब्रा का पोर्शन दिया हुआ है, इन तीनों फार्मूले से आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं, पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको हम होल स्क्वायर पढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab का मतलब होता है 2 गुणा a गुणा b। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस वाला फॉर्मूला था तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर भी प्लस आया। ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो इसमें यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर हम पॉइंट लगा देते हैं छोटा सा तो इसको हम बोलते हैं इनटू। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनटू, और इनटू का मतलब होता है गुणा। इनटू का मतलब होता है गुणा, यानी कि इन दोनों के बीच में गुणा होनी है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में गुणा होनी है। तो इसका फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूला हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब जो भी मैंने आपको बताया है तो उसी पर बेसिस कुछ क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए एक बार। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न बीजीय व्यंजकों में से बहुपद बताइए। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसको पढ़ते हैं वर्गमूल x, या इसको पढ़ सकते हैं अंडर रूट x। और ऑप्शन नंबर डी, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये अपॉन में दी हुई है और इसका अंश ये पूरा होगा, इसका अंश ये होगा और इसका हर ये होगा। अंश है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 2। तो ये तो परिमेय संख्या हुई आपकी। और इसमें कितनी टर्म है? इसमें एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इसमें 2 टर्म है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। और इसमें एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। 1 2 3 यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें 3 पद हुए, इसमें 1 पद हुआ, इसमें 2 पद हुए और ये आपकी परिमेय संख्या है। तो बहुपद बताना है इसमें, तो इसमें बहुपद ये वाली संख्या हुई, ये वाला ऑप्शन हुआ ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से द्विघात समीकरण बताइए। अब आप इसको इजीली बता सकते हैं क्योंकि मैं आपको पीछे अभी बता चुकी हूँ। तो आप इसको बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 5x है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2x प्लस 1 है, और ये भी नहीं, ये हो सकता है हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें x स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन हम ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में ये x की घात 3 दिया हुआ है यानी कि x क्यूब, ये तो होगा नहीं। तो इसलिए द्विघात समीकरण हमें इसमें बताना है, तो द्विघात समीकरण हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से त्रिघातीय समीकरण बताइए। इसमें हमें त्रिघातीय समीकरण बतानी है। आप इसको भी आराम से बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है x अपॉन वाई, यानी कि ये एक परिमेय संख्या हुई। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2x प्लस 5। तो हमें इसमें बताना है त्रिघातीय समीकरण। अब आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये एक त्रिघात समीकरण है। ठीक, अब जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताए थे 3, उन्हीं फॉर्मूलों को बेस मानकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, आप लोग खुद सॉल्व करना कोशिश करना। एक बार मैं इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 + 3 का होल स्क्वायर। इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है और हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि a 5 हो गया, b स्क्वायर यानी कि b इसमें 3 हो गया। तो a की वैल्यू हम 5 रख देंगे और b की वैल्यू हम 3 रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 4 रखेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू 6 रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र के प्रयोग द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें a स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3, यानी कि 3 की पावर 2 माइनस x की पावर 2। तो अब ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई x। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला पुट करके। ऐसे ही इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 16 यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे दूसरा x स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पर 16 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी 4। इस तरह आप इसको a और b की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।